तो नाना करते भी राहुल गांधी आखिरकार नेता विपक्ष बन ही गए। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगी। हालांकि 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के 4 दिन बाद 8 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जब नेता विपक्ष के लिए राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित हुआ तो राहुल ने इसे स्वीकार करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए समय मांगा। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस पद को ग्रहण करने के लिए शुरुआत में तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी ने इसके लिए उन्हें राजी किया और उन्होंने इसके बाद इसे स्वीकार कर लिया। ये पहली बार है जब राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर विराजमान हुए हैं। राहुल गांधी की शक्तियां और अधिकार बहुत बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की शक्तियां और अधिकार अगर बढ़ गए हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, जिससे अब पूरे देश की नजरें राहुल गांधी के ऊपर टिकी हैं कि वो कैसे सदन के अंदर नेता विपक्ष की भूमिका को अदा करते हैं। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहित चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाले प्रमुख पैनल का भी हिस्सा होंगे। लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एनएचआरसी प्रमुख को चुनने वाले समितियों के भी सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। ऐसा पहली बार होगा जब इन पदों पर नियुक्ति के फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी से सहमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी भारत सरकार के खर्चों की जांच यानी कि ऑडिटिंग करने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे। वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा भी करेंगे। राहुल दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण देने के लिए भारत बुला सकते हैं। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में कई सरकारी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। उन्हें सरकारी बंगला मिलेगा, 3,30,000 मासिक वेतन मिलेगा। संसद में विपक्षी नेता अधिनियम 1977 के तहत नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के समान होता है। इस पद पर रहने वाले नेता को केंद्रीय मंत्री के समान वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल को कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी बंगला और सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा। बतौर सांसद राहुल को हर महीने 1 लाख रुपए वेतन और 45,000 रुपए भत्ता पहले से ही मिलता है। यानी राहुल को कैबिनेट मंत्री के समान उच्च स्तर की सुरक्षा भी मिलेगी। इसके अलावा उन्हें मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी और दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये रही राहुल गांधी को बतौर नेता विपक्ष मिलने वाली सुविधाएं और उनकी जिम्मेदारियों की बात। लेकिन अब सियासी फिजाओं में जो एक सवाल गूंज रहा है वो ये है कि जिम्मेदारी लेने से भागने की छवि वाले राहुल गांधी ये भूमिका क्या अच्छे से निभा पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के विरोधी उनके ऊपर अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि वो कोई जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। हालांकि सच ये भी है कि अब राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे। राहुल गांधी ने बीते कई सालों में एक गंभीर राजनेता न होने वाली छवि को बदला है। अब राहुल गंभीर नेता दिखते हैं। वो हर प्रमुख मुद्दे पर प्रमुखता से और मुखरता से अपनी बात को रखते हैं। कांग्रेस पार्टी को 44 सीटों से 99 सीटों पर ले जाने में राहुल गांधी की अहम भूमिका रही है। साल 2022 में उनकी ओर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहले निकाली गई 4080 किलोमीटर की पदयात्रा, फिर बाद में इसी साल जनवरी में मणिपुर से मुंबई तक निकाली गई 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन दोनों यात्राओं ने राहुल गांधी की एक गंभीर नेता के रूप में छवि को स्थापित किया। इन यात्राओं ने न केवल राहुल बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी काफी फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाए जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ, चाहे वो संविधान को बदलने की बात हो, आरक्षण को खत्म करने का मामला हो, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की बात हो या फिर देश में नफरत फैलाने की बात करना हो। ये ऐसे मुद्दे थे जो राहुल गांधी की ओर से चुनावी मंच से लगातार उठाए गए। राहुल गांधी ने यह बात कई बार कही कि वो किसी से डरते नहीं हैं और अब नेता विपक्ष के पद को स्वीकार कर उन्होंने यह दिखा भी दिया है कि वो जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। 20 साल से राजनीति में सक्रिय राहुल इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे। इससे पहले उनके पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी 1989 से 90 और मां सोनिया 1999 से लेकर के 2004 तक इस पद पर रह चुके हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। 2014 और 2019 में किसी भी विपक्षी दल के पास इसके लिए जरूरी न्यूनतम 10% सदस्य नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दावा पेश करने के लिए किसी भी पार्टी को कुल 543 में से 55 सदस्यों का आंकड़ा पार करना होता है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तो बनी, लेकिन यह पद उसको हासिल नहीं हो पाया। बीजेपी की 240 और एनडीए की 293 सीटों के मुकाबले इंडिया गठबंधन 232 सीटें जीतने में इस बार कामयाब रहा। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीती थी और 2014 के चुनाव में पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। अब सवाल यह है कि 2024 में कांग्रेस को 99 सीटों पर ले जाने वाले राहुल गांधी क्या नेता विपक्ष के रूप में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे?